Good morning, students. Welcome to online platform of Agriculture Vision. हमने पिछली क्लास में राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नाम कहाँ से आया। उसके बाद में कुछ राजस्थान के स्टेट्स थे जिनका जिक्र है, उसको हमने पढ़ा। मध्य प्रदेश हमने पढ़ा, शिवी हमने पढ़ा। इसके बाद में जो अगला आता है वागड़। वागड़ वागड़ कौन सा एरिया है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। विच डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर वागड़ रीजन? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और आफ्टर डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा मेंशन्ड इन स्कंद पुराण, नाम याद रखें, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जिक्र है फ्लो रीजन। फ्लो रीजन यानी बहाव क्षेत्र। फ्लो रीजन ऑफ माही, सोम, जाखम। रिवर्स हैं माही, सोम, जाखम। इनका जो फ्लो रीजन है उसको स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया है? एंड फ्लो रीजन ऑफ माही, सोम एंड जाखम, माही कुमारिका डिवीजन। फ्लो रीजन ऑफ माही कुमारिका डिवीजन, सोम बंगुरी रीजन, एंड जाखम नागखंड। These were the names mentioned in Skand Puran. Flow region of Mahi, Kumarika division, flow region of river Som, Banguri region, flow region of Jakham, Nagakhand. And the same region, flow region of Mahi, Som and Jakham, same region was mentioned as लाट प्रदेश। कब कहा गया इसको लाट प्रदेश? ड्यूरिंग अथॉरिटी ऑफ किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। During time of which dynasty flow region of Mahi, Som and Jakham was known as Lat Pradesh, Chalukya dynasty. Okay, or yeah, during period of Chalukya dynasty, which region was known as Lat Pradesh? What was the name given to flow region of Mahi, Som and Jakham? Lat Pradesh. इसके बाद में एक रीजन और आता है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, दिस रीजन इज नोन एज हाड़ौती। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई दिस रीजन इज नोन एज हाड़ौती? बिकॉज रूलर्स ऑफ दिस रीजन, रूलर्स ऑफ this region were Hada Chauhans. Hada Chauhans, or you can say Hadavanshi Chauhans. They were the rulers of this region, southeastern plateau, that was known as Hadoti. Kota, Jhalawad districts under Hadoti region. Kota, Jhalawad, Bara, Bundi. These were the districts which came under Hadoti region, and who were the rulers? Hada Chauhans. So these were some regions of Rajasthan which are mentioned in our ancient books, and
आफ्टर दिस वॉज ओनली ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ राजस्थान, कि किस तरह के नाम राजस्थान को दिए गए, किस किसने दिए, किस समय में दिए, किस कारण दिए। ये कुछ नाम थे जो हमने इनको पढ़ा कि कौन से रीजन को क्या कहा गया, क्यों कहा गया, क्या कारण था। इसमें वागड़ में आ गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। स्कंद पुराण में मेंशन है, स्कंद पुराण में किसके बारे में मेंशन किया गया है? फ्लो रीजन ऑफ माही, सोम एंड जाखम। माही कुमारिका डिवीजन, सोम बांगुड़ी रीजन, जाखम नागखंड। और सेम रीजन, माही सोम एंड जाखम का जो फ्लो रीजन है, सेम रीजन वाज नोन एज लाट प्रदेश ड्यूरिंग अथॉरिटी ऑफ किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे उनके टाइम में इसी क्षेत्र को लाट प्रदेश का नाम दे दिया गया। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है हाड़ौती। हाड़ौती क्यों कहा गया इसको? रूलर्स ऑफ दिस रीजन वर हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान यहाँ के रूलर थे, इसलिए इसको हमने कहा हाड़ौती। और इसके अंदर में आते हैं कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। इसके बाद में जो हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं, ये तो ओनली हमने पढ़ा नेम ऑफ ओरिजिन की। ये जो आज हमारा मौजूदा नाम राजस्थान है, इसकी जर्नी कैसे रही, कैसे ये राजस्थान बना, उससे पहले इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे, कौन कौन से रीजन हुआ करते थे। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र में किस एज के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री है क्या? तो हिस्ट्री का मतलब यह है कि पास्ट का व्यवस्थित अध्ययन। जो हमारे पास्ट में जो घटनाएं हुई उनको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करके और उसको जानना, उसी को हिस्ट्री कहते हैं। ओके, हैपनिंग्स ऑफ पास्ट इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर इज नोन एज हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री को जानने के लिए आपको जरूरत होती है कुछ सोर्सेस की, और हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जैसे हमने हिस्ट्री को कहा, क्या कहा कि व्यवस्थित रूप से किसी चीज को सेट करके और रखना, कि जो हमारे पास्ट में जो हैपनिंग्स हुई, जो घटनाएं हुई, वो किस तरीके से हुई, उनको रखना। तो उसको जब व्यवस्थित किया गया तो हिस्ट्री, यानी जहां पर इन सबको व्यवस्थित करके लिखा गया, और इस हिस्ट्री के हिसाब से इसको थ्री पार्ट्स में बांटा गया। ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से थे? ये थ्री पार्ट्स आपके थे प्री हिस्टोरिक पीरियड। विच वॉज द प्री हिस्टोरिक पीरियड? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल। ओके, नो रिटन एविडेंस, उस समय आपको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। उसके आपको सिर्फ कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलते हैं कि हाँ यहां पे ये चीज थी। नो रिटन एविडेंस। उसके बाद में है प्री हिस्ट्री के बाद में आपका आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है उसके अंदर आएगा रिटन एविडेंस अवेलेबल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? रिटन एविडेंस अवेलेबल, उपलब्ध है, बट स्टिल अनरीडेबल। नो रिटन एविडेंस, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, रिटन एविडेंस अवेलेबल बट स्टिल अनरीडेबल, कि है हमारे पास लेकिन उनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके बाद में आता है आपका हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा? हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड किसको कहते हैं? हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है रिटन एविडेंस आर अवेलेबल एंड रीडेबल। रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल एज वेल एज रीडेबल।
ये हो गया आपके हिस्ट्री के डिवीजन। हिस्ट्री को तीन कौन कौन से पार्ट में बांटा गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है व्हेन वी हैव नो रिटन एविडेंस। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड रिटन एविडेंस अवेलेबल बट स्टिल अनरीडेबल। हिस्टोरिक पीरियड रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल एज वेल एज रीडेबल। अवेलेबल भी हैं और पढ़ भी लिए गए हैं इनको। तो ये हो गए आपके तीन पीरियड जिसमें हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब इसके बाद में इन पीरियड्स को किस तरह से डिवाइड किया गया? जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें कौन सा आता है, प्रोटो हिस्टोरिक में कौन सा आता है और हिस्टोरिक में कौन सा आता है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे हमने आपको कहा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में था क्या था? प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला, हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल आइटम्स मिले हैं, यानी खुदाई में कुछ ऐसा मिला, उत्खनित अवशेष कुछ ऐसे मिले जिनसे हमें पता चलता है कि इस तरह से काम हुआ होगा। एक आइडिया है बेसिक। इससे हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, सिर्फ हमारा एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि इस तरह ये चीज़ें मिली है तो ऐसा हुआ होगा। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एज रही स्टोन एज। स्टोन एज और we can say lithic age. Lithic age, lithic word derived from the term lithos. Lithos means stone. चीज एक ही है, लिथोस का मतलब रॉक होता है, चट्टान। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो स्टोन एज है उसको लिथिक एज भी कहा जाता है। ये जो स्टोन एज है इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। स्टोन एज को अर्ली स्टोन एज, आफ्टर दैट मिड स्टोन एज एंड लेटर स्टोन एज। These were the parts into which Stone Age was divided: early Stone Age, mid Stone Age, later Stone Age. What was the time period of early Stone Age? So it is said about 10 lakh BC to 1 lakh BC. Mid Stone Age 1 lakh BC to 50,000 BC. And later Stone Age, this is known as roughly 50,000 BC, 50,000 BC to 5,000 BC. These are the parts and name given to this different age: early Stone Age, mid Stone Age, later Stone Age. So early Stone Age, this was known as Paleolithic Age. Paleolithic Age. Mid Stone Age, Mesolithic Age. Later Stone Age 50,000 BC to 5,000 BC. This was known as Neolithic Age. These were the three parts of Stone Age. Why this is known as Stone Age? Because during this age, during this period or during this age, all instruments, we cannot use the term instruments, we can say tools, were made of stone. Then किस तरह से इनको अलग अलग बांटा गया? अर्ली स्टोन एज, मिड स्टोन एज, लेटर स्टोन एज. ड्यूरिंग दिस पीरियड एज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन. अब किस तरह से इनको बांटा गया? अर्ली स्टोन एज, मिड स्टोन एज और लेटर स्टोन एज में. तो इसका जो आधार है हमारा वो रहता है पॉइंट, एज
एंड परक्यूशन सरफेस। कि यहां पर जो अर्ली स्टोन एज थी उसमें सिर्फ जो टूल्स मिलते हैं उसके पॉइंट पे कंसंट्रेट किया गया था कि पॉइंटेड होना चाहिए कि कहीं भी चुभ जाए, इस तरह से ये होना चाहिए। और जब ये मिड स्टोन एज आई तो मिड स्टोन एज के अंदर एज को प्रेफरेंस किया गया कि धार वाला होना चाहिए, जैसे नाइफ टाइप में, चाकू के टाइप में। और यहां पे ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो आ गया हमारा लेटर स्टोन एज, जिसको कि नियोलिथिक कहते हैं, यानी नया नवीनीकरण होना। तो नवीनीकरण में क्या था, परक्यूशन सरफेस, यानी अब उसकी जो सरफेस थी उसकी फिनिशिंग पे भी ध्यान दिया जाने लगा था। इस तरह से ये 3 स्टेज के अंदर हमें मिलते हैं। और 10 लाख टू 1 लाख BC पैलियोलिथिक एज, 1 लाख टू 50,000 BC मेसोलिथिक एज, और 50,000 BC टू 5,000 BC कहते हैं नियोलिथिक एज। और इनके जो सिंपल नामकरण है वो इस तरह से किए गए हैं, अर्ली स्टोन एज, मिड स्टोन एज और लेटर स्टोन एज। अगर इनके ऊपर, इनके टाइम पीरियड के ऊपर, इनके इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस चीज़ को प्रेफरेंस किया गया था, ये अगर पूछा क्वेश्चन बनता है तो इन्हें नामों के साथ बनेगा, इनके टाइम पीरियड के साथ बनेगा, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मोटे तौर पर रफली ये कहा जाता है, रफली period was 3.4 मिलियन ईयर्स। ये पीरियड इतना चला, 3.4 मिलियन ईयर्स रफली है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। अगर आ भी जाए तो इसके आसपास होता है। 3.4 रफली है, तो किसी बुक में दे रखा है 2.9, किसी में दे रखा है 3.2, इस तरह से दिया जाता है। ये 3.4 मिलियन ईयर्स, इसका एक्यूरेट किसी के पास कोई डिटेल नहीं है ये कितना था। तो रफली पीरियड वाज 3.4 मिलियन ईयर्स। उसके बाद में हम ये कहेंगे दिस पीरियड केम टू एन एंड, केम टू एन एंड। इस पीरियड का अंत हो गया। कब अंत हुआ, पीपल वर नोन अबाउट, जब लोगों को जानकारी हुई किसके बारे में, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर को पिघलाने के बारे में लोगों को कॉपर को निकाला कैसे जाता था और के अंदर से, जब ये जानकारी लोगों को हो गई तो इसका अंत हो गया। लेकिन कॉपर जो है उसकी हार्डनेस मैटर करती है, हार्डनेस होती है कम। तो कॉपर के जो टूल्स थे वो इसके मुकाबले कम हार्ड थे, यानी जितना हार्ड स्टोन होता है उतना हार्ड कॉपर नहीं होता। तो इसके बाद में कॉपर के बाद में जो मेटल यूज में आया वो था ब्रोंज, और इससे संबंधित है ब्रोंज एज। इससे संबंधित है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। इसके बारे में अभी और डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉपर कैसे आया और फिर ब्रोंज की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कहा कि हार्डनेस जो है इसकी कम थी, उसको हार्ड बनाने के लिए इसका एलॉय बनाया गया। एलॉय किसके साथ में बनाया गया, एलॉय बनाया गया इसका पहले टीन के साथ, बाद में इसमें आर्सेनिक भी ऐड हो गया और फिर कुछ अदर मेटल्स भी आ गए जिनकी डिटेल हमें नहीं मिलती है। ये अदर मेटल्स कौन से थे, बेसिकली हम टिन और आर्सेनिक, ये जो है हमारी बुक्स के अंदर हमें मिलता है कि इनके साथ में एलॉय बनाया जाता था। और इसलिए जो कॉपर का एलॉय था टिन और आर्सेनिक के साथ, उसको कहा गया ब्रोंज एज, और इससे शुरू होती है आपकी ब्रोंज एज। ये जो कॉपर वाली जो एज रही इसको कहा गया चाल्कोलिथिक एज, क्योंकि हार्डनेस के मैटर में जो कॉपर है वो इनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए इसके साथ में लिथिक यानी स्टोन का भी यूज जारी रहा। तो ये दोनों का मिक्स्ड यूज था, इसलिए कॉपर एज को कहा गया चाल्कोलिथिक एज। इसके बाद में जब ब्रोंज एज आती है तो ब्रोंज एज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रोंज एज
कौन कौन सी? एक थी अर्ली ब्रॉन्ज एज, दूसरी रही आपकी लेटर ब्रॉन्ज एज। अर्ली ब्रॉन्ज एज और लेटर ब्रॉन्ज एज। अब जब ये दोनों कॉपर के बाद में जब ब्रॉन्ज आया तो अर्ली ब्रॉन्ज एज और लेटर ब्रॉन्ज एज रही। तो ये जो आपकी अर्ली ब्रॉन्ज एज है ये मानी जाती है 5000 BC टू 3300 BC, और लेटर वाली मानी जाती है 3300 BC टू 1500 BC। ये रही आपकी ब्रॉन्ज एज, अर्ली ब्रॉन्ज एज और लेटर ब्रॉन्ज एज। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई कॉपर एंड ब्रॉन्ज, वाई नॉट आयरन? वी कैन से आयरन इज ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ और। आयरन भी तो मिलता है जमीन के नीचे और ये भी मिलते हैं, तो आयरन को ही क्यों नहीं यूज किया हार्डनेस के लिए? तो इसकी एक प्रॉब्लम थी। लॉजिक ये है हर बुक के अंदर मेल्टिंग पॉइंट वाज 1538 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1538 डिग्री सेल्सियस था, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। तो ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट था, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनका यूज क्यों किया गया? कॉपर का, और हमने कहा टिन और आर्सेनिक के साथ में एलॉय बनाया गया था कॉपर का। तो इनका यूज इसलिए किया गया क्योंकि जो कॉपर है इसका ऑलमोस्ट 990 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट रहा। कितना? 990 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रहा? मेल्टिंग पॉइंट। और टिन 231 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट थे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये मेल्टिंग पॉइंट लोग गेन कर सकते थे तो इसको क्यों नहीं कर सकते थे? क्वेश्चन तो बनता है। तो जब इसको हम समझेंगे तो ये पता चलेगा कि उस समय जो लोगों के पास में जो किल्न हुआ करती थी, यानी जो भट्टी हुआ करती थी, वो कौन सी किल्न हुआ करती थी? वो हुआ करती थी पोट्री किल्न्स। कौन सी? पोट्री किल्न। ये वाली किल्न लोगों के पास हुआ करती थी, पोट्री किल्न। पोट्री किल्न का मतलब है घड़े बनाने वाली भट्टियां, घड़े बनाने वाली भट्टियां। सॉरी, इसका जो है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है 1035 डिग्री सेल्सियस, ये 1035 डिग्री सेल्सियस। और किल्न, ये जो पोट्री किल्न से होती थी, भट्टियाँ बनाने वाली, ये जो मटके बनाने वाली हमारी भट्टियाँ हुआ करती थी, इनके अंदर हम जो है मैक्सिमम 990 डिग्री सेल्सियस प्लस स्लाइट मोर, कि इससे अगर इसमें से थोड़ा ज़्यादा अगर फ्यूल डाल दे जलने के लिए तो थोड़ा बहुत और बढ़ाया जा सकता था, यानी इसको हम पकड़ लेते थे किसी तरीके से। जो लोग हैं वो इस तक पहुंच जाते थे, और ये तो कंपैरेटिवली बहुत ही इजी था, है ना। तो इस चक्कर में इन्हीं का यूज किया उन्होंने। वो आयरन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आयरन के लिए उनके पास अच्छी क्वालिटी की किल्न्स नहीं थी। तो बेसिकली कॉपर और टिन को उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उनकी भट्टियों के हिसाब से सही था। और कौन सी भट्टियों के अंदर इसको सबसे पहले गलाया गया था? ये जो पोट्री किल्न्स थी उसी के हिसाब से उन्होंने किल्न्स बनाई थी, और उतने ही टेम्परेचर के बारे में उनको ज्ञान था कि इतने टेम्परेचर पे ये चीज़ गल सकती है, इसलिए इस मेल्ट हो सकती है, इसी का यूज़ किया गया। तो ब्रॉन्ज, वाई नॉट आयरन? मेल्टिंग पॉइंट वाज 1538 डिग्री सेल्सियस, कंपेरेटिवली वेरी हाई। कॉपर 1035 डिग्री सेल्सियस, टिन 231 डिग्री सेल्सियस। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इन हमारी जो किल्न थी जो 990 डिग्री सेल्सियस प्लस स्लाइट मोर, यानी थोड़ा सा ऊपर ये जा सकता था। तो इसलिए इनका यूज जो है वो सर्वाधिक किया गया। अब ये है आपकी कॉपर और ब्रॉन्ज एज। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये जब शुरू हुई थी तो इनका जो है एक आइडिया ये माना जाता है कि ये (4000 BC से 2000 BC के बीच में जो इसके अंदर इंक्रीमेंट आया
वो सबसे ज़्यादा था। तो अर्ली ब्रॉन्ज एज की कहीं कहीं बनने लग गया था, ये 5000 BC था 33 से। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 3000 BC, 100-200 आगे पीछे कर लो, जैसे 2800 से लेके 3200 या 2800 से 3300, ये जो है इसकी जो कॉपर एज है ये फुल अपनी हाइट पे था, सबसे अधिक चला। उसके बाद में जो ब्रोंज है इसका यूज बढ़ गया। और ये कॉपर और टिन हर जगह नहीं होता था, लेकिन अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं थी, लेकिन लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। और ये सबसे ज़्यादा जो औजार पाए गए वो ब्रोंज एज के पाए जाते हैं। कॉपर एज के भी राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी जगह के ऊपर सिविलाइजेशन पाई गई है। तो ऐसे में इन सिविलाइजेशन को किस तरीके से ढूंढा गया, किस तरीके से मिली, अगेन हम जाएंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कि किस तरीके से पता चला कि कॉपर हुआ करता था, ब्रोंज हुआ करता था, उसका रीजन क्या रहा, उसके लिए हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेस कितने होते हैं, हिस्ट्री के स्रोत कितने होते हैं? हिस्ट्री के सोर्सेस हमें जो मिले हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हैं। एक तो है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कौन सा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी उत्खनित अवशेष जिनका उत्खनन किया गया और आर्कियोलॉजिस्ट ने धरती को खोद करके और इनको निकाला है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरे हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस, जिनको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। अब आर्कियोलॉजिकल के अंदर हमारे पास क्या क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल के अंदर आपको मिलता है इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट्स, आर्चिवल मटेरियल, और लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको कॉइन्स भी मिले हैं जो आर्चिकल मटेरियल्स के अंदर ही आ जाता है, मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा था पर लिख देता हूं। और एक हमें मिली पोट्री, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोट्री मिली है, जो मटके हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, हर जगह मिले हैं। और लिटरेरी सोर्सेस हमें जो बेसिकली मिलते हैं वो एक तो है राजस्थानी। अब राजस्थानी के अंदर, यानी जो राजस्थानी की अलग अलग लैंग्वेज हुआ करती थी, राजस्थानी के अंदर भी जैसे एक कोई डिंगल की एज रही है ना, इस तरीके से जो इसकी कुछ सब लैंग्वेज हुआ करती थी, उनके अंदर जो मिलता है बेसिकली प्योर राजस्थानी के अंदर तो बहुत जाके आगे बाद में मिला था। और एक जो है बेसिक हमें मिलता है संस्कृत। तो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर हमें राजस्थानी और संस्कृत अधिक मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शन, रॉक एडिक्ट, आर्चिवल मटेरियल, कॉइन्स, पोट्री, इस तरह की जो सिविलाइजेशन से संबंधित वस्तुएं हमें मिलती है। कब? आर्कियोलॉजी के अंदर। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को जब निकालना था तो इसके लिए जरूरत तो होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि अकेला आदमी कहीं भी खोद के कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमारे पास में क्या रहे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स, आर्चिवल मटेरियल, कॉइन्स, पोट्री। और लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास बेसिकली रही राजस्थानी और संस्कृत के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एंशियंट हिस्टोरिकल बुक ऑफ राजस्थान कौन सी है? मूनहोत नैन्सी ख्यात, लिखी किसने? मूनहोत नैन्सी ने। तो इसके बाद में इन सोर्सेस की हम बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पहले, उसके बाद में पढ़ेंगे लिटरेचर को। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, इनको निकालने के लिए थी हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत। तो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्क्रिप्शन की भी हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर, कि जो वेस्टर्न राजस्थान का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है कौन सा? बसंतगढ़ खिमल माता टेम्पल, और उसके अंदर राजस्थानी आदित्य नाम का उल्लेख हुआ है। तो वो है वेस्टर्न राजस्थान का मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शन। मिला है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरोही। तो इसके बाद में ये है कि आर्कियोलॉजी,
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के जरूरी है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कहाँ से आई? किसने ये कहा कि चलो कुछ खोदते हैं कुछ मिलेगा? तो आर्कियोलॉजी जो है वो उस समय ब्रिटिश रूल था, तो अंग्रेजों ने, हर बुक में बताया जाता है ना, अंग्रेज बहुत माड़ा, अंग्रेज यहाँ कर दियो, अंग्रेज भी यहाँ कर दियो, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। तो ब्रिटिश रूल के अंदर 1861 के अंदर बनाया गया एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई को क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। When was it formed? 1861. Archaeological Survey of India under the लीडरशिप किसकी दी गई? लीडरशिप दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लीडरशिप अलेक्जेंडर कनिंघम को इसकी लीडरशिप दी गई। लेकिन इनका जो नजरिया था वो अलग था, इनकी अप्रोच अलग थी। इन्होंने क्या किया कि कुछ मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, और अगर कुछ अच्छा लगा तो उसको अपने साथ ले गए फॉरेन। तो इन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1871 के अंदर यही जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बना दिया गया एक सेपरेट डिपार्टमेंट। इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया और इसको सेपरेट बजट दिया गया। ये कि 1871 के अंदर एएसआई जो है उसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया और इसको एक सेपरेट बजट दिया गया। और इसका जो डायरेक्टर जनरल है फर्स्ट, इसका डायरेक्टर जनरल 1871 के अंदर किसको बनाया गया? इसी बंदे को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका डायरेक्टर बना दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को 2 असिस्टेंट्स दिए गए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को कितने असिस्टेंट मिले थे? 2 असिस्टेंट दिए गए थे। और इन असिस्टेंट के अंदर एक असिस्टेंट था एसीएल कार्लाइल, पूरा नाम था आर्किबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल, और एक था बेगलर। कुछ समय बाद में एक आदमी और जुड़ा था इनके साथ में, जिसका नाम था HBW गेरिक। ये थोड़े समय बाद में आके और इनके साथ में जुड़ा था। तो जो 2 असिस्टेंट थे वो कौन कौन से थे? एसीएल कार्लाइल और बेगलर। और जो कार्लाइल है इसको आगरा रीजन दिया गया था। तो हम ये कहते हैं रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ राजस्थान। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इसको राजस्थान के अंदर आके वापस व्यवस्थित किसने किया? रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ राजस्थान। ये क्रेडिट जाता है इस बंदे को, एसीएल कार्लाइल। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, देखने का नजरिया था, वो औरों से कुछ अलग था। इसको हर चीज के अंदर कोई लॉजिक नजर आता था कि ये चीज यहाँ पे ऐसे है तो इससे संबंधित कुछ रहा होगा। ये जो व्यू है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, ये व्यू लेके आया था एसीएल कार्लाइल। इसलिए इसको कहा जाता है रीऑर्गेनाइजर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बढ़ावा देने वाला कोई आदमी था, वो था एसीएल कार्लाइल। और इन्होंने
यहाँ पर आके आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए, जिसके अंदर जो सारे के सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो मिले, और इनकी जो शुरुआत की हुई थी वो आज तक जारी है। आज भी नई नई सिविलाइजेशंस खोजे जा रहे हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रूफ मिलता है। तो इसके अंदर जिस तरीके से ACL कार्लाइल, तो इन्होंने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू कर दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, सेपरेट डिपार्टमेंट कब बनाया गया 1871, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन रहा अलेक्जेंडर कनिंघम, और राजस्थान जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसका रीऑर्गेनाइजेशन किसने किया ACL कार्लाइल। अलेक्जेंडर कनिंघम को कितने असिस्टेंट इनिशियली प्रोवाइड किए गए थे ACL कार्लाइल, बेगलर और HBW गेरिक, ये जो है कुछ समय बाद में आके इनके साथ में जुड़ा था। तो ये है हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने आर्कियोलॉजी की शुरुआत की, उत्खनन करना शुरू किया, उसके बारे में। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले, कौन कौन सी इन्होंने सिविलाइजेशन ढूंढी, उनको सीक्वेंशियल पढ़ना पड़ेगा। इंस्क्रिप्शन जो हैं बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 20-25 उनको हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सारे पढ़ना चाहोगे तो कोई बात नहीं, सारे पढ़ा देंगे। और उसके बाद में है सिविलाइजेशन को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे सिविलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे लिटरेचर के अंदर क्या क्या मिला। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी कर देना।